स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको मैंने बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर इक्विटी, मतलब जो ओनर का पैसा होता है वो, और डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू या बोरोड मनी के थ्रू हम लोग पैसा रेज करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इक्विटी भी रखते हैं और डिबेंचर्स भी रख सकते हैं, लोन्स भी रख सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग रखते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को रखने में हमारे डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे फैसले में बदलाव ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है कैश फ्लो एबिलिटी फॉर सर्विसिंग द डेट। इसका मतलब है कि आपके पास कैश फ्लो किस तरह का है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जब कोई कंपनी डिवेंचर रेज करती है ना, तो डिवेंचर्स के पैसे कभी ना कभी उसको वापस लौटाने पड़ते हैं। तो जब पैसे वापस लौट, जैसे मान लो किसी कंपनी ने 3 करोड़ डिवेंचर्स के थ्रू रेज किया, तो वो डिवेंचर के पैसे कंपनी को तो लौटाना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। तो कंपनी जब डिवेंचर रेज करती है तो उसको दिमाग में ये रखना पड़ता है कि ये डिवेंचर मैं कितने साल बाद पे करूंगी, और उस उतने समय तक मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के पास 5 साल के बाद कहीं से पैसे आने वाले हैं, या 5 साल बाद आपकी कंपनी के पास इतना पैसा कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप डिबेंचर रेज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपके पास उस समय पैसा होगा पे करने के लिए। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी को एग्जैक्टली पता है कि 5 साल बाद मेरे पास शायद पैसा इतना ना रहे, या कोई ऐसा सोर्स है जहां पे दूसरी जगह भी पेमेंट करना है, आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि 5 साल के बाद मुझे इतना पे करना है, तो आपको पता है उस समय फंड है, तो क्या आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करोगे या इक्विटी रखना चाहोगे? बोलो। सर डिबेंचर। डिबेंचर रखना चाहोगी? मान लो आपके पास 5 साल के बाद पैसा नहीं है पे करने इक्विटी के लिए, तो होगी डिबेंचर, सर। यार अगर आप डिबेंचर रख लोगी तो 5 साल के बाद दोगी कहां से? आपके पास फंड तो रहेगा ही नहीं 5 साल के बाद। और रूल ये कहता है कि अगर वंस यू टेक द डिबेंचर, वंस यू रेज मनी विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर्स, देयर विल बी अ टाइम पीरियड वेयर यू विल बी सपोज्ड टू पे दैट मनी। तो उस समय आप प्रिंसिपल अमाउंट दोगी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मान लो 5 करोड़ आपने डिबेंचर के थ्रू ले लिया 5 साल के लिए, तो 5वें साल आपके पास 5 करोड़ होना ही चाहिए, साथ में उस साल का इंटरेस्ट भी चाहिए। अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि आपके पास उस समय फंड अवेलेबल नहीं होगा, तो ये तो बहुत ही भयंकर रिस्क ले रहे हैं। कहाँ से पे करेंगे? भगवान भरोसे तो पे नहीं कर सकती ना कंपनी। तो ऐसे समय पे जैसे समीर ने बोला कि सर हम इक्विटी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इक्विटी को कभी लाइफ में लौटाना नहीं होता, तो हम लोग सेफ फील करेंगे। ऐसा ठीक रहेगा? यस सर। यस सर। तो इसमें यही बोला है कि कैश फ्लो एबिलिटी फॉर सर्विसिंग द डेट का मतलब है कि सर्विसिंग द डेट का मतलब होता है पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एज एंड व्हेन ड्यू फॉर पेमेंट। मतलब कि जिस समय ड्यू होगा उस समय हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी होना चाहिए और साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, दोनों पे करने के लिए होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हमारे पास दोनों अमाउंट है तब तो हम डिबेंचर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं पे कर पाएंगे, तो फिर हम लोग कभी भी डिबेंचर्स को उतना रेज नहीं करेंगे, कम रखेंगे या बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में यही बोला गया है कि जब हम पैसा रेज करते हैं तो डिबेंचर कितना रखें ये सिचुएशन बहुत इफेक्ट करती है। अगर हमारी सर्विसिंग डेट अच्छी नहीं है तो हम या तो कोशिश करेंगे कि बहुत कम डिबेंचर हो, या फिर हमारी कोशिश ये होगी कि इक्विटी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये हमारे डिसीजन को चेंज कर सकता है। अब हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? यस सर। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, एग्जाम भी दे चुके हैं इस टॉपिक का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद होगा। इसमें देखो बोला गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप इंटरेस्ट के ऊपर कितना ऑन कर रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपको इंटरेस्ट देना है, तो हायर द रेशियो मींस द लोअर द रिस्क। जितना आपकी रेशियो
ज्यादा होगी उतना ही रिस्क कम होगा। जैसे मान लो आपको इंटरेस्ट देना है 10,000 और आप कमा रहे हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमा रहे हो 1 लाख, तो आपकी रेशियो कितनी हो गई? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो गया बेटा? 10 टाइम्स। हाँ 10 टाइम्स कह लेते हैं, ठीक है, टाइम्स में बता देता हूँ, 10 टाइम्स कह लो, ठीक है। अच्छा अब मैं दूसरा कंडीशन दे, 10,000 पे करने और इनकम है हमारी सिर्फ 50,000, अब बताओ रेस कितना आया? 5 टाइम्स। इसका मतलब 50,000 हमारा इनकम है जिसमें से हमें 10,000 इंटरेस्ट पे करना है। तो हमारी अच्छी सिचुएशन नहीं है, हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ 40,000 ही बचेगा ये इंटरेस्ट देने के बाद। और पहले वाले सिचुएशन में जिसमें 10 टाइम्स आंसर आ रहा था उसमें हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से सिर्फ हमें 10,000 देना था, तो वो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगी तो आप डिबेंचर ज्यादा रेज करना पसंद करोगे, ठीक है, और मतलब डिबेंचर्स को ज्यादा रखोगे। और अगर आप मान के चलिए कि अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम रखना चाहोगे तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ज्यादा आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको डिबेंचर, द हायर द इंटरेस्ट रेज रेशियो द मोर लेस रिस्क यू हैव। ठीक है, सभी में हो रही है क्या? सभी स्टूडेंट्स में? यस सर। हो रही थी सर, अब थोड़ी चलो अब ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा ना उतना ही कम रिस्क रहेगा। और आप जब डिबेंचर रेज करते हो ना तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी आ रही है बिजनेस की तो आप डिबेंचर ज्यादा रख सकते हो और रखना चाहोगे। और अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम आ रही है तो आप कम डिबेंचर्स रखना चाहोगे। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ना ये कैपिटल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखो, दिख गया स्क्रीन पे? यस सर। अब देखो इसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये जो नीला वाला देख रहे हो ना ये इक्विटी है, और इधर वाला जो देख रहे हो ना ये आपको टाइम पे करना पड़ता, लौटाना पड़ता है। जैसे डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लोन्स हो गया, तो इसको समय पे लौटाना पड़ेगा। तो अगर आपका मान लो आप डिबेंचर से रेज करते हो, सपोज करो आप बोरोड कैपिटल से रेज करते हो, तो आपका जो आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज्यादा होगी तो बोरोड कैपिटल 33% से भी ज्यादा रख सकते हो। और अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है तो आपको बोरोड कैपिटल कम करना होगा और ओन्ड कैपिटल ज्यादा रखना होगा, ठीक है। तो ये अच्छी सिचुएशन होगी आपके लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना मिक्स करना है पैसा, इक्विटी का, डिबेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, वो ये सिचुएशन तय करेगी। क्लियर है? यस सर। तो हमने 2 फैक्टर पढ़े बेटा। पहला फैक्टर था सर्विसिंग डेट, कि भाई हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दे सकते हैं उसके हिसाब से हमें तय करना होगा। दूसरा हमने पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हमने पढ़ा कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है इसका मतलब कम रिस्क है, तो हम ज्यादा डिबेंचर रेज कर सकते हैं या बोरोड फंड ज्यादा ले सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो हमें इक्विटी का हिस्सा ज्यादा रखना पड़ेगा और डिबेंचर का कम। तीसरा आ जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो ये क्या है, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन मस्ट बी इनफ टू सर्विस द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर। वाला कह रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप आसानी से इंटरेस्ट पे कर सको। इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें क्या होता है कि जितना आपने उधार लिया है उसमें जो आपको इंटरेस्ट देना है उससे कहीं ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओ। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे हो और इंटरेस्ट कम देना है, तो ऐसे में आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड्स की मात्रा ज्यादा रख सकते हो। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आपको इंटरेस्ट हमेशा रेट जो इंटरेस्ट का वो कम होता है, तो आपका अगर प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपकी इससे अच्छी बिजनेस के लिए कोई बात ही नहीं हो सकती, आपको घर से तो देना नहीं है। तो आप प्रॉफिट में से कम इंटरेस्ट दोगे तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा। अगर यही चीज आपको इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना होता है ना, तो आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे होते तो आपका प्रॉफिट और घट जाता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी डेट कवरेज रेशियो अच्छी है, if you are earning more profit than interest, then in that situation you can opt for raising money with the help of borrowed funds. Am I clear now?
यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जांपल से पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया। मान लो एक बिजनेस है, सुन रहे हो? हाँ ना, Yes, बोलो, sir. आवाज आ। हाँ, मान लो Yes, एक sir. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसने क्या किया, डिबेंचर ले रखा है 1 करोड़ का, ठीक है, और उसने बोल रखा है कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। तो कितना देगी इंटरेस्ट कंपनी? गिन के बताओ। 10 करोड़, 10 करोड़ का 10% कितना होगा? 10 लाख। पक्का? 10 करोड़ का 10% पूछ रहा हूँ। 10 1 करोड़ का 1 1 करोड़। हाँ, करोड़ 10, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 1 करोड़। तो इसका मतलब 1 करोड़ इंटरेस्ट देना है। अब मान लो कंपनी कमा रही है 3 करोड़ प्रॉफिट, तो क्या डिबेंचर रेज करने वाला जो हमारा फैसला था वो सही था? यस सर। क्योंकि Yes, हम sir. आसानी से हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आसानी से इंटरेस्ट दे देंगे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यही चीज हमने इक्विटी से कमाया होता, इक्विटी पे रखा होता, तो ऑब्वियस सी बात है 10% की जगह आपको 15 या 20% देना पड़ता डिविडेंड। तो अगर आप 15% डिविडेंड देते तो 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ते आप। क्योंकि देखो, पैसा आप डिबेंचर से रेज करो या इक्विटी से करो, आपके पास पैसा तो 10 करोड़ ही आया है। अगर 10 करोड़ में से अगर आप मान लो सारा पैसा इक्विटी से रेज किए होते, तो अगर मैं मान के चलूं कि 15% के हिसाब से आपको डिविडेंड देना है, तो आपको 1.5 करोड़ रुपए वो देना पड़ता है डिविडेंड। तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता एट द एंड ऑफ द डे, वो बचता आपके पास 8.5 करोड़। और अगर आपने डिबेंचर के थ्रू किया है तो आपके पास पैसा बच रहा है 9 करोड़। तो आपको 9 करोड़ आपने प्रॉफिट कमाया, ये ज्यादा अच्छा है, आप 50 लाख रुपए बचा गए। तो इसीलिए जब डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छी होती है, जिसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है, तो ऐसे में हम डिबेंचर को ज्यादा रेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट में बचत हो जाएगी, जो कि अच्छी सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसे में आप चाहोगे कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ज्यादा डिबेंचर रखा जाए और कम इक्विटी रखा जाए, जिससे कि आप आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका अच्छा है, तो आप इंटरेस्ट आराम से दे दोगे और साथ में आपका प्रॉफिट भी बच जाए। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चौथा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर जितना भी आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, अगर उसके ऊपर आपकी रिटर्न अच्छी आ रही है ना, तो ऐसे में आप बोरोड फंड्स को बढ़ा सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में। उधार लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आप उधार लेके लगा रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट निकाल ले रहे हो, मतलब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। तो ऐसे में आपको जब इंटरेस्ट पे करोगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा बच जाएगा। सोच के देखो, मान लो हमने क्या करा, हमने इन्वेस्टमेंट, हमने डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया और हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया एक बिजनेस के अंदर, और उस पर हमें 15% मिल रहा है, और हमने डिबेंचर होल्डर को बोल रखा है कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो 5% आपकी इनकम बच जाएगी अगर आपने डिबेंचर के थ्रू रेज किया होगा। तो अगर आप इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करते तो आप ज्यादा डिविडेंड देते, मतलब मान के चलो कि 13 से 14% देते, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता वो अभी भी उतना ही रहता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है उस पर 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन डिविडेंड हमेशा डिबेंचर से ज्यादा होता है। तो जब आप इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड देते तो ज्यादा देते, तो इससे आपकी कमाई कम हो जाती। तो ऐसे में कहा जाता है कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो ऐसे में डिबेंचर की मात्रा आप ज्यादा रख सकते हो। दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यस हमने सर। चार हमने पॉइंट पढ़ लिया। हमने पहला पढ़ा कि कैश फ्लो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस डेट अच्छा होगा तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब आ गई आवाज? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी होगी तो हम बोरोड फंड्स को ज्यादा रख सकते हैं। सर्विस कवरेज रेशियो, अगर हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छी है तो हम बोरोड फंड्स की जो प्रोपोर्शन है उसको ज्यादा रखने में फायदा होगा। और नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो हम बोरोड फंड्स ज्यादा रखना चाहेंगे और इक्विटी कम रखना चाहेंगे। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो ऐसे में हमारे को रिस्क नहीं लेना चाहिए,
तो डिबेंचर ना लेके हमें इक्विटी पे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या हमारे जो प्रोपोर्शन है उसमें इक्विटी की मात्रा ज्यादा रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। देखो कई बार क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सस्ते रेट पे उधार ले रही है तो फिर ऐसे में उसको डिबेंचर्स या बोरोड फंड्स ज्यादा रखना चाहिए। लेकिन अगर उसका उधार महंगा पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उधार लेने के लिए आपको अलग से कमीशन भी देना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इसका महंगा पड़ रहा है, डेट लेने में हमारा महंगा पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको डेट कम लेना चाहिए, इक्विटी या दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ डेट भी डिसाइड करता है। इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज हाई, will take more, will raise money with the help of equity shares more, और वहां पे प्रोपोर्शन उसका ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू डिबेंचर। पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मान लो आपको 1 करोड़ डिबेंचर से लेना है और 1 करोड़ इक्विटी से। डिबेंचर लेते समय आपके 20 लाख का खर्चा आ रहा है, 1 करोड़ रेज करने में 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और इक्विटी से रेज करने में 1 करोड़ आपको सिर्फ 15 लाख का खर्चा आ रहा है। तो डिबेंचर से ज्यादा रेज करोगे या इक्विटी से? इक्विटी से। इक्विटी से। इक्विटी से। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो डिबेंचर को कम रखेंगे, इक्विटी को ज्यादा रखेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो डिबेंचर को ज्यादा रखेंगे और इक्विटी को कम, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों का मिक्सचर होता है। आगे टैक्स रेट। देखो क्या होता है ना कि हमारे इंडिया की मैं बता रहा हूँ, इंडिया में अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर ले रखा है या लोन बोरो कर रखा है तो उसके ऊपर टैक्स में उसको छूट मिलती है। ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स की छूट ज्यादा है, इनकम टैक्स रेट, जैसे मान लो टैक्स का रेट अगर ज्यादा है, अगर टैक्स ज्यादा कट रहे हैं, तो ऐसे में आप किससे पैसा लेना चाहोगे, इक्विटी से या डिबेंचर से? क्वेश्चन नहीं समझे? सर एक बार दोबारा बताना। देखो अब ये बताओ, पहले हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कितना टैक्स लेती है कंपनियों से ऑन एन एवरेज? लगभग लगभग कितना लेती है? नहीं पता? वेरी गुड, 27 से 30% के बीच में लेती है गवर्नमेंट। यानी अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है ना, तो 27 से 30 रुपए सरकार ले लेती है। तभी तो इतना पैसा, देखते नहीं हो नेता लोग कितना उड़ाते रहते हैं पैसा। कहाँ से आता है? हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जहाज में उड़ते हैं। ये पैसा हमारा ही तो है, कंपनियों का ही तो पैसा है। इसीलिए तो कंपनी चाहती है गवर्नमेंट की कंपनी खूब अच्छा कमाए, क्योंकि उसी से उसका पैसा आता है। अमेरिका इतना पैसे वाला क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, उससे बहुत टैक्स मिलता है गवर्नमेंट। तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। मान लो कि गवर्नमेंट का टैक्स 30% है, ठीक है, और डिबेंचर के ऊपर आपको छूट है, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर जो कंपनियां टैक्स इंटरेस्ट देती है ना अपने डिबेंचर होल्डर को, उस पर टैक्स में छूट मिलती है। और इक्विटी शेयर होल्डर पे उल्टा टैक्स कटता है, क्योंकि कंपनी ये मान के चलती है कि इसने प्रॉफिट कमाया है। तो अब मुझे बताइए कि अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आप डिबेंचर के थ्रू रेज करना चाहोगे या इक्विटी? डिबेंचर। है ना, क्योंकि इसमें आपके पैसे की बचत। तो यही चीज आपको समझाना है कि इनकम टैक्स एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकता है। अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा हुआ और डिबेंचर के ऊपर गवर्नमेंट छूट देती है इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स में, तो हम डिबेंचर्स के थ्रू ज्यादा मतलब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की मात्रा ज्यादा रखेंगे, जिससे हम टैक्स बचा सके। तो ये था पॉइंट। अब सेवेंथ आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो होता क्या है कि जैसे कॉस्ट ऑफ डेट था ना, वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। व्हेन द कंपनी इंक्रीजेस डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयरहोल्डर्स मे इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली दे डिजायर their desired rate of return may increase so that the company cannot। तो देखो ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा उल्टा बोला गया है कि अब जैसे क्या होता है, अगर कोई कंपनी ज्यादा डिबेंचर रेज करेगी तो कंपनी के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी को ये पैसा लौटाना होता है। मान लो किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ या लगातार 2-3 साल लॉस में चली गई कंपनी, तो कंपनी के बंद होने के खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरी बंद कंपनी को झटका लग सकता है। डिवेंचर होल्डर तो छोड़ने से रहे, वो तो अपना पैसा क्लेम करेंगे, चाहे उनको एसेट बेचनी पड़ जाए। तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर डर जाते हैं, उनको लगता है यार ये तो बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। और जब उनको लगने
लगता है कि इस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, भी ज्यादा डिमांड करेंगे। ये तो एक जनरल रूल है कि आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट वो डिविडेंड भी चाहोगे। तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई हमारा तो बहुत ज्यादा खतरा है, तो हमें आप ज्यादा डिविडेंड दो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डिवेंचर ज्यादा रेज करेंगे या थोड़ा कम करना चाहेंगे? बोलिए। बोलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलो, आपने बताया नहीं, क्या करोगे अगर डिवेंचर, अगर आप ज्यादा डिवेंचर रखते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम ज्यादा डिविडेंड लेंगे क्योंकि हमारे लिए खतरा ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे या ज्यादा डिवेंचर अभी भी रेज करते रहेंगे या कुछ कम कर देंगे? कम करेंगे। कम करेंगे डिबेंचर ना? कम कर देंगे। कम कर देंगे। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सोच को बदल सकता है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यही चीज इसमें बताया गया है। ठीक है। फिर एक और आता है स्टूडेंट्स, फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है, ये वो खर्चा है, वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर आपको ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह देना पड़ता है। जैसे जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, इक्विटी शेयर्स, तो उसको बहुत सारा ब्रोकरेज देना होता है और बैंक से बात करके डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ अकाउंट्स में आपको पहले ही, कि जब कंपनी पैसे रेज करती है तो कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स उसके पास आ जाने चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कंपनी को पैसे लौटाने पड़ते हैं वापस। तो इसके लिए वो बैंक से पहले ही बात करके रखते हैं कि अगर ये पूरे शेयर्स के पैसे नहीं आए तो आप हमें कमीशन, मतलब आप हमें पैसे दे देना, इतना आपके नाम पे शेयर इशू कर देंगे, बदले में आप कमीशन ले लेना। तो इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वर्क बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। तो ये खर्चा बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अगर मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर्स के थ्रू महंगा है तो आप इक्विटी कम रखना चाहोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो आप इक्विटी ज्यादा रख सकते हो। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? फिर एक और आता है रिस्क कंसिडरेशन। देखो रिस्क कंसिडरेशन में बताया गया है कि एक ना रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है कि भाई दो तरह के रिस्क होते हैं। द बिजनेस हैज टू टाइप्स ऑफ रिस्क, दे आर फाइनेंशियल रिस्क, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड देना, डिबेंचर के पैसे वापस लौटाना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ये होता है कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर चुनते हो तो कौन सा चुनोगे, किसमें ज्यादा खतरा है। तो आपको रिस्क को कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किस तरह का खतरा उठाना चाहते हो। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहते हो तो ऐसे में आप डिबेंचर्स चुन सकते हो, इक्विटी वो डिबेंचर्स चुन सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स चुन सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप फिर इक्विटी शेयर ज्यादा रेज करो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर हाँ जैसे कंपनी को वो पैसे रेज करने हैं तो फिर वो मीटिंग होती है कि इक्विटी रेज करे या फिर डिविडेंड, तो फिर उसमें ये निकले कि लॉस हो सकता है और आगे प्रॉफिट होने के चांस नहीं है और इक्विटी रेज करते हैं, तो पब्लिक में हाँ भी तो यही मैसेज जाएगा कि लॉस हो सकता है तो वो इक्विटी लेंगे ही क्यों, कि ये हाँ, जब ये भी तो तो होता वो। ही है कि, हाँ ये तो होता ही है कि इक्विटी शेयर्स तभी देखो, अगर आपकी कंपनी रेप्यूटेड है और पिछले परफॉर्मेंस अच्छे हैं, आप लगातार कई साल से प्रॉफिट कमा रहे हो, तभी आप इक्विटी शेयर रेज कर पाओगे। अगर कोई कंपनी ऐरी गैरी है और उसके प्रॉफिट पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसमें इक्विटी शेयर्स लोग लगाते नहीं है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स जब तक आप जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है वही इक्विटी शेयर्स लगाने में फायदा है। अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है तो उसमें तो आपके पैसे डूबने के ज्यादा चांस है, तो आप लगाना ही नहीं चाहोगे। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो कंपनी को तय करना पड़ता है। देखो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं ना मीटिंग में, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं। अगर वो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं तो उनके लिए खतरा ये रहेगा कि क्या ये पैसे लौटा पाएंगे, क्या समय पे इनके पास प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए रहेगा। अगर इनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर उनको लगता है कि यार इससे फाइनेंशियल रिस्क है, हम दिवालिया हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं,
तो ऐसे में ये ऑपरेटिंग रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तब कभी भी डिवेंचर्स के थ्रू कम लेंगे, लोन के थ्रू कम लेंगे, क्योंकि ये पैसे लौटाने होते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है, कंपलसरी है। और ऑपरेटिंग रिस्क में ये होता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी करके देते हो लोगों को। अगर आपको लगता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी आपकी काफी अच्छी है, तो आप ऑपरेटिंग रिस्क ले सकते हो, ऐसे में आप इक्विटी ज्यादा ले सकते हो। तो वो तो आपको डिसीजन, वही कह रहे हैं ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं आपके डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। एक और आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में सबको पता है ओनर्स फंड होता है और बोरोड फंड्स होता है। अगर आप ज्यादा बोरोड फंड्स लोगे तो आपकी बिजनेस फ्लेक्सिबल होगी, आप कभी भी पैसे लौटा सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास, तो आप कभी भी पैसे को लौटा सकते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी को आप ध्यान में रखोगे। अगर आप चाहते हो कि आप फ्री हैंड डिसीजन ले लो, कोई आपको रोक टोक ना हो, कभी भी पैसे लौटाने की पावर हो, तो ऐसे में आप डिबेंचर रेज करोगे, लोन रेज करोगे। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को कंप्रोमाइज करना चाहते हो तो आप इक्विटी रेज करोगे, है ना। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को चेंज करा सकता है, ठीक है। यही चीज कंट्रोल के साथ भी है। कंट्रोल अगर आप बिजनेस में रखना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोशिश करोगे कि रिटेन अर्निंग के थ्रू ज्यादा पैसा लगाया जाए बिजनेस में। आप कभी नहीं चाहोगे कि इक्विटी ज्यादा हो, क्योंकि इक्विटी ज्यादा होंगे तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका कंट्रोल तभी रहेगा जब आप डिबेंचर लो, लोन लो, क्योंकि इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होता इन लोगों के पास। तो आप जो फैसला लोगे आपको कोई टोकने वाला नहीं। अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करोगे तो आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। और एक आखिरी पॉइंट है ये वाला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे सेबी है, सेबी का ये कहना है कि एक लिमिटेड वो होता है डिबेंचर्स, कि भाई आप डिबेंचर को ना, जितना भी आपके बिजनेस में पैसा है उसका इतना परसेंट से ज्यादा आप डिबेंचर नहीं ले सकते, तो आप चाह के भी नहीं ले पाओगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है कि कितना परसेंट डिवेंचर ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास 10 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ का एक कुछ परसेंटेज होता है जो आप डिवेंचर रेज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रेज कर सकते। तो अगर आपने पहले से ही डिवेंचर ज्यादा रेज किया हुआ है तो आप फंस जाओगे, आप ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि इतने से ज्यादा उधार नहीं ले सकते आप, मतलब कुछ परसेंटेज है कि इतने परसेंट से ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते। तो आप ऐसे में आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट में एक और पॉइंट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन कैसी है? अगर मान लो मार्केट बूमिंग पीरियड है, मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है कि भाई सब पैसा लगाना चाहते हैं, हर कोई आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको ज्यादा प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में एक बार आपके पास पैसा आ गया तो आप जिंदगी भर के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मार्केट में अच्छी सिचुएशन नहीं है, आपके शेयर्स को कोई खरीदना नहीं चाहता। जैसे समीर ने बोला ना कि सर अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो कोई इक्विटी क्यों खरीदेगा, तो बात वही है। आपकी कंपनी की मार्केट में अच्छी वैल्यू नहीं है तो आप ऐसे समय में इक्विटी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि पता चला पैसे ही नहीं आए तो और बेइज्जती होगी। और लास्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कई कंपनी की, आप जिस कंपनियों के साथ कंपटीशन कर रहे हो उनका भी आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर रखा है, उसके हिसाब से आप भी चलोगे। क्योंकि होता है ये बिजनेस में कि भाई हर कंपनी दूसरे कंपनी को फॉलो करती है, तो वो भी एक वजह हो सकती है कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसीजन लेने में, फैक्टर को इफेक्ट करती है। यहाँ तक क्लियर है सबको यस स्टूडेंट? सर। ठीक है, तो आज हमने 14 फैक्टर्स पढ़े जो अफेक्ट कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगली क्लास में हम लास्ट टॉपिक करेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और काफी हद तक ये आपको आता है क्योंकि अकाउंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये एकदम इजी टॉपिक है। तो आज का टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, और ये जो लार्जर कंटेंट है इस टॉपिक में सब